सावधान, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए, मेरे सुनने के बाद आप बताइए, मेरे सुनने के बाद आप पूछिए। आप तो जवाब दीजिए, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। जो केसीसी का जो मकसद है वो किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, इसी के आधार पर और इसी भावना के साथ इनको भी एक्सटेंड करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और इसी के चलते अब 1,60,000 तक की केसीसी बिना कोलेट्रल फिशरमैन को और एनिमल हस्बेंड्री के किसानों को दिया जाएगा। उसी में है, मगर आप जो बता रहे हैं उसी में इस केसीसी में बेनिफिट क्या है वो पहले जान लीजिए। उसमें बेनिफिट ये है कि जो किसान प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर देगा तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार की ओर से देने का बेनिफिट उसके साथ शामिल है, वो केसीसी में है। वो जो आप इंटरेस्ट का बात इसमें बताया गया है, वो जो किसानों को केसीसी के अलावा जो ऋण मिल रहा है उसी के संदर्भ में है। इसी की आपको स्पष्टता होनी चाहिए। जो किसान केसीसी लेगा और उसको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करेगा तो भारत सरकार की ओर से उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा और कई राज्य सरकारों ने और भी 4% घोषित करके रखा है, तो कई राज्यों में 0% से भी किसानों को ऋण मिल रहा है। और इसी तरह से फिशरमैनों को और एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को बिना जमीन से भी, बिना कोलेट्रल से भी ये लोन उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों के हित में लिया है। श्री कृपानाथ मल्ला, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट विराजे, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी भी किसान क्रेडिट कार्ड का कोई लोन कोई भी माफ नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैं बता दूं जितनी मेरी जानकारी में है। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार। चलिए कृपानाथ मल्ला, ये आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे बात करना, बताओ किसी सरकार ने आज तक किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन माफ किया है क्या? मेरे सवाल का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 228। नो प्लीज। माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? आप कुछ जवाब देना चाहते हैं इस पर? सर, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो फिशरमैनों को और एनिमल हस्बेंड्री में जो एक्सटेंड किया गया है वो तो अभी सर स्प्रेड भी नहीं हुआ है। अभी फिशरमैनों, अरे आप यूं ही करते रहे, 50 साल में दिया नहीं, दिया नरेंद्र मोदी ने, और उस पर आप सवाल करते रहते हो। ऐसे हाथ करने से क्या होता है? अभी ऐसे हाथ करने से कुछ नहीं होता। दिया नहीं है, नरेंद्र मोदी ने दिया। अभी सर इस पर तो लोगों को देने के लिए कोशिश चल रही है, अभी लोगों ने लिया ही नहीं है। अभी तो मिलने की शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। ये किसान क्रेडिट कार्ड किसानों का और इनको मिला के कर रहे हैं। ऊंचे आवाज के बोलने से किसानों का, फिशरमैनों का हित नहीं हो सकता। ये करने से कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, देना पड़ता है और ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
नाम बुलाइए सर। संजय मांडलिक, नहीं है सर, नेक्स्ट। मंत्री जी, श्रीरंग अप्पा बाड़ने, प्रश्नकाल समाप्त। पर माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्यों से भी, सत्ता पक्ष के माननीय सभी सदस्यों से भी यह आग्रह करता हूं, प्लीज एक मिनट, यह आग्रह करता हूं कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि कभी भी आप न तो प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष आप एक दूसरों को संबोधित कर बात न करें, चेयर को संबोधित करें। तो शायद यही परंपरा है, यही परंपरा है ना। तो इस परंपरा को पालन करने का आपसे आग्रह कर सकता हूं, मैं निवेदन कर सकता हूं। मुझे आशा है कि आप इसको, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, सभी सदन, हाँ मैंने सबको बोला है, सभी को बोला, सभी को बोला है, सब एक मिनट सुधीर बंदोपाध्याय जी, सबको बोला है। आपको मैंने सबको ही एक साथ सदन को आग्रह किया है, किसी को इंडिकेशन नहीं है, पूरे सदन को आग्रह किया है। और मेरी शायद मैंने जो यहाँ की परंपरा है, परपाटी हैं, नियम प्रक्रिया, उसके अनुसार आपको मैंने आग्रह किया है। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनर्स्थित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के समक्ष सम्मुख सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री रामदास अठावले जी। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4, साध्वी निरंजन ज्योति जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 5, श्री नित्यानंद राय जी। क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, सुश्री शोभा कारांदलाजे जी। Respected sir, I lay the papers shown at serial number 6 of the revised list of business in the Lok Sabha for the today on the table of the House. आइटम नंबर 7, श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 7 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, श्री अजय कुमार जी। सभापति जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम की सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 10, डॉक्टर एल मुरुगन जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers regarding Department of Information and Broadcasting mentioned against my name at serial number 10 of today's revised list of the business. Item number 11, Mahasai ji. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 1st August 2022 agreed without any amendment to the Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 and the Indian Antarctic Bill 2022 as passed by Lok Sabha. Item number 12, Shri Harish Dwivedi ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 32वां, 33वां एवं 34वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, श्री बालाशौरी वल्लभ नैनी जी। 19th and 20th reports of the Committee on Subordinate Legislation, Hindi and English version, as listed against my name in today's revised list of business.
आइटम नंबर 14 श्री राजीव रंजन सिंह जी। पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें, 27वें, 28वें, 29वें और 30वें प्रतिवेदनों की एक एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। हो गया डन जी। Sir, a copy each of the final action statements on the 14th, 15th, 16th and 17th action taken report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution System as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 16 डॉक्टर संजय जायसवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज के आदेश पत्र में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 16 पर सूचीबद्ध जैव विविधता संशोधन विधेयक 2020-21 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख सूचीबद्ध जैव विविधता संशोधन विधेयक 2020-21 पर संयुक्त समिति की बैठकों के साक्ष्य के रिकॉर्ड का एक सेट पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। 17 वीक हो गया चलिए ठीक है। आइटम नंबर 18 श्री नरेंद्र सिंह तोमर श्री कैलाश जी। माननीय सभापति जी, मैं आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 18 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 19 श्री कृष्णपाल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 299, 302वें, 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 20 डॉक्टर संजीव बालियान जी। श्री Dr. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague minister, Sri Dr. Sanjay Kumar Balyan, listed against his name at serial number 20, regarding the status of implementation of the recommendation and observation contained in the 40th report of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demand for grants 2022-23 pertaining to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Thanks. आइटम नंबर 21 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य को सभा पटल पर प्रस्तुत करता। आइटम नंबर 22 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I raise to make statement listed against my name at serial number 22 in today's revised list of business in Lok Sabha. शून्यकाल डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। अभी बैठे तो शुरू होने दीजिए। लेट द फर्स्ट। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है, जिससे देश के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के 2 कंपोनेंट हैं महोदय, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसके माध्यम से रोजगार की व्यवस्था होती है। अभी तक बिहार में 81,285 युवाओं एवं मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में 2,117 युवाओं को नौकरियां मिल चुकी है। महोदय, बिहार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 128.65 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिसमें से मात्र 36.82 करोड़ ही बातचीत करना, बाहर चले जाइए प्लीज। माननीय मंत्री जी से स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप से निवेदन करता हूं कि बिहार का कहीं भी बातचीत मत कीजिए, यथाशीघ्र दिया जाए, ताकि पूरे बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के युवाओं को और पूरे बिहार के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार का अवसर मिल सके। महोदय,
श्री श्याम सिंह यादव जी, जी भेज दीजिए, स्लिप भेज दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। ऐसा एक वर्ग है, जब से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है उसके बाद जो रिटायर हुए हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसको बहुत कम मात्रा में पेंशन मिल रही है, जिससे उनका गुजर बसर होना संभव नहीं हो रहा है और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी जी, संजीव शिंगरी जी, श्री वल्लभ नेनी बालेश्वरी जी, जी। Sir, this year we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, whenever our tricolor flitter in the world, a name appears before us, and it is none other than Sri Pingala Venkaya Garu, the architect of the Indian flag and a staunch follower of Mahatma Gandhi ji. Today, that is 2nd August, also marks as birthday anniversary of Sri Pingali Venkaya Garu. Sir, I am proud that I represent the constituency where Sri Pingali Venkaya was born, that is Batla Panimeru village in Krishna district of Andhra Pradesh. In his Man Ki Baat 2 days back has appealed to the countrymen to keep our national flag as social media profile picture from 2nd to 15th August 2022. Not only this, Honorable PM also urged people to hoist flag in their homes as well. Sir, Government of India has all newly constructed AIIMS at Mangalgiri near Vijayawada, which takes care of healthcare needs of this region. On this special occasion, I request Honorable Prime Minister to kindly consider to name AIIMS Mangalgiri as Sri Pingali Venkaya All India Institute of Medical Science Mangalgiri as a tribute to this great son of India. Thank you, sir. Shri T.R. Balaji. Thank you, sir. Sir, the graduate aptitude test in engineering is conducted for the past 39 years by Indian Institute of Science, Bangalore, and seven other IITs in India, along with Chennai IIT also, sir. The aptitude test is intended only to select the graduates to the PG course, not for appointment, not for taking them into an appointment. See, actually, for the past 39 years, this system is going on to take the students, take the graduates into PG. This MB, Master in Engineering, Master in Technology, PhD, and so on. But here in Neyveli Lignite Corporation, yesterday 299 people have been selected, and their certificates have already been inspected yesterday. See, of late, the Government of India has instructed, advised the public sector undertakings of India to select the people from GATE examination, select the graduates from the GATE examination for the employment opportunity. How is it correct, sir? See, here, the employment opportunity will have to be taken care by social justice, the reservation policy, to give reservation to SC, ST, OBC, and Adivasis, and so on. But what has happened, sir? This government is not interested in using the social justice policy as well as reservation. That is why they are circumventing this policy. Sir, this is not correct. This is not correct. Immediately the government... Shri Soumitra Khan ji. सर हो गया सर, आज हम लोग ये सबसे बड़ी पंचायत में है, तो आप जानते हैं सर, हमारा पश्चिम बंगाल में बैठिए प्लीज, हमारा पश्चिम बंगाल में
आज 500 दिन क्रॉस हो गया। जो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स एक सोच होती है, एक भावना होती है कि फ्यूचर में वो टीचर बने, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज 500 डेज क्रॉस हो गया। वो आज रास्ते पे बैठी है। आज वहां पे शिक्षा का मंत्री वहां पे अरेस्ट हुआ है, फिर भी शिक्षा मंत्री बोल रहा है जो हमारा पैसा नहीं है, 50 करोड़ मिला है। तो इसका पीछे कौन है? कुछ और है सर। आई चेंज माय ऑब्जेक्ट। आपका नो 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 जो विषय उसी पर बोलिए। कौन है सर? नो, इसका जो विषय आपने दिया है कर रहे हैं सर। नहीं, उसी पर बोलिए, केवल उसी पर बोलिए। ठीक है सर, बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरा बिष्णुपुर को हेरिटेज सिटी बनने के लिए बात आ गई थी। रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए आप प्लीज। हेरिटेज सिटी बात आ गई थी, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। ये हमारा बिष्णुपुर राजा वीर अंबिका सिटी है। ये बिष्णुपुर शताब्दी प्राचीन सिटी है। इसको नेशनल हेरिटेज सिटी बनाने के लिए आपको माध्यम से मेरा इच्छा प्रकाश है। बिष्णुपुर मां शारदा का जन्म स्थान है, तो इसलिए बिष्णुपुर को हेरिटेज सिटी घोषित करना जाए। श्री बीपी सरोज जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र मछली शहर में मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम को अयोध्या से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 135A जौनपुर से भदोही के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है। मिर्जापुर जिसका टेंडर भी किया जा चुका है। साथ ही वाराणसी को मछली शहर जंघई दुर्गागंज को जोड़ने वाले राजमार्ग 730B के लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपए का पहले ही स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है और दोनों परियोजनाओं का प्रस्ताव राज्य सरकार एवं NH विभाग द्वारा बार बार संबंधित मंत्रालय के अधीन फॉरेस्ट विभाग को भेजा जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण उक्त इस मामले में कई महीनों से जानबूझकर लटकाया जा रहा है अथवा कई बार लौटाया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त दोनों मामलों को शीघ्र ही फॉरेस्ट क्लियरेंस दिलाने की कृपा करें, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का व्यापक विजन रूप ले सके। धन्यवाद। प्लीज कंक्लूड इमीडिएटली। आप बैठ तो जाइए। हैव ए फेथ इन चेयर। बैठ तो जाइए आप। बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। To select for any appointment is not at all correct. They should consider the policies either to existed government of India. They have to consider the reservation policy. They have to consider the social justice policy. I want to know whether the government is going against the social justice policy or reservation policy. No. Let them react, sir. Let them react, sir. I can't direct. No. Sir, there are. Please, आपकी बात पूरी हो गई। श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी द्वारा अनेक बेहतर निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय में लिए गए हैं और पूरे देश में जो एम्स संचालित है वो एम्स के माध्यम से गरीबों के उपचार के लिए और स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिले, इसके लिए मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से भोपाल एम्स के विषय में कुछ विषय संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं भोपाल एम्स की गवर्निंग बॉडी का सदस्य भी हूं और वहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से जो ब्लड बैंक आदि संचालित करने वाले हमारे डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा कुछ इस तरह की गतिविधियां रहीं जिससे कि मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो HIV ब्लड कलेक्शन और उसका दूसरे पर चढ़ाने का मामला हो, दूसरे ब्लड ग्रुप को किसी मरीज पर दूसरा ब्लड ग्रुप उसको दे दिया गया हो, इस तरह की अनियमितताएं लगातार सामने आ रही। कर्मचारियों के खिलाफ वहां पर जो कमेटीज बनी हैं उनके भी निर्णय जो कमेटी की आए हैं वो कर्मचारियों के खिलाफ आए, डॉक्टर्स के खिलाफ आए। आज मैंने माननीय मंत्री जी से चूंकि चर्चा की है, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस तरह की अनियमितताओं की वो बिल्कुल बाकायदा उस पर संज्ञान लेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए मैं इसको संक्षिप्त करते हुए आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि
एम्स में बेहतर व्यवस्था चले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हाईएस्ट लेवल पर उनका ये लक्ष्य है। इसका पालन किया जाए। साथ ही जो एम्स का जो एक सिस्टम है काम करने का, उसमें डॉक्टर्स ही डायरेक्टर होते हैं और डॉक्टर्स को उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी की क्षमता पर निर्भर करता है। आवश्यक नहीं है कि एक डॉक्टर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है एम्स का, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय आगामी समय में अपॉइंट करेगा, ये व्यवस्था लागू करेगा। ऐसा आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं। श्री तापिर गांव जी, श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I would like to raise a very serious matter concerning the beach sand minerals. So the Government of India Mines Ministry has issued a notification by which the atomic minerals which were in the Schedule B of the MMDR Act of 1957, all this, out of the 12 minerals, 8 minerals are taken away from the schedule, and a new schedule is incorporated by name Schedule D, and thereby anybody can, both private sector and the public sector, can undergo mining the minerals which are included in Schedule D of the MMDR Act of 1957. Sir, this is indirectly permitting the private sector in mining of the atomic minerals. It is against the principles of our national security. The government led by BJP and the NDA during the year 2019 has issued a notification by which it is very clear that monazite, ilmenite, zircon, saluminate, all these are atomic minerals, and this monazite is having the thorium and uranium. It is the raw material for making nuclear bomb, and it is very essential for the nuclear power also. But it is quite unfortunate that all these 8 minerals are being taken away from the schedule, incorporating a new schedule, and by which the private sector is being allowed to mine in that sector is against the national interest, national security of the country. And further, Mr. Chairman, please kindly see that it is only allowable for the public sectors like IRE, TTP and Kerala Minerals and Metals Limited. But unfortunately, the Government of India's policy is, it is confined to the public sector. It is the orders given by the same government, and even the marketing of monazite, ilmenite, all these rare earth elements, exporting of these materials can be only through IRA, public sector. Unfortunately, one fine morning, the Ministry of Mines is coming with a notification that we are going to change and amend this MMDR Act of 1957, by which the private sector is allowed to get mining lease that cannot be allowed. Further, sir, one more point, that the state, now as per the existing law, only the state government is empowered to give the mining lease. By the new proposed amendment, even the central government is also given permission or the authority to give mining lease. This is against the federal character of our country. The state right is being taken away by the center. By these two reasons, we strongly oppose this amendment. I would like to urge upon the Government of India, through you, sir, please withdraw all the notification and please go back from the proposed amendments, since it is against the national interest, since it is against the public sector undertakings. Thank you very much, sir, for giving me this time. தலைவர் அவர்களே, குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் சிவகாசி. பட்டாசு தொழில், பிரிண்டிங் தொழில், தீப்பெட்டி தொழில் உலக தரத்தில் உற்பத்தி செய்யும் நகரம். ஆனால் இந்த நகரம் மோடி அரசு அமைந்த பின் வஞ்சிக்கப்படுகிறது. எப்படி? சென்னை எக்மோர் கொல்லம் ரயில் 6101 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சிவகாசியிலே 2016 வரை நின்று சென்றது. ஆனால் மோடி அரசு அமைந்தவுடன் இந்த நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. புதிய ரயில்கள் இல்லை. ஓடிக்கொண்டிருந்த ரயிலுக்கும் நிறுத்தாமல் இருப்பது வஞ்சகம்தானே. பாஜகவின் இந்த வஞ்சக செயலை கண்டித்து கடந்த செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி 2021 அன்றைய ரயில் அமைச்சர் மாண்புமிகு பியூஷ் கோயல் அவர்களை சந்தித்து சிவகாசியிலே கொல்லம் ரயில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தேன். ஓராண்டு நிறைவு பெறப் போகிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மாண்புமிகு வைஷ்ணவ் அவர்களை சந்தித்து அதே கோரிக்கையை வைத்தேன். பலன் இல்லை. இன்று அவையிலே இதே கோரிக்கையை வைக்கிறேன். கொல்லம் ரயில் சிவகாசியிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் வருகின்ற செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி சிவகாசியிலே நானே முன்னின்று ரயில் மறியலிலே ஈடுபடுவேன். வேறு வழி இல்லை. சிவகாசி வஞ்சிக்கப்படுகிறது. மோடி அரசு தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருகிறது. இதை நிறுத்த வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर, मैं एक उत्तर पूर्व
भारत के बारे में बोलेंगे, 2 मिनट मुझको समय देना। सर, इट इज inclusion of Garo and Khashi language in the 8th schedule of the constitution. These are belong to Meghalaya. Sir, Article 29 of the constitution provides that a section of citizens having a distinct language, script of culture have the right to conserve the same. Under the Meghalaya State Legislature Act 2005, Garo and Khashi have been declared as associate official languages of the state. Khashi is an Afro-Asiatic language spoken primarily in Meghalaya and in the hill districts of Assam. Garo is a Tibeto-Burman language of the Boro-Konyak-Jingpo group closely related to Bodo. It is primarily spoken in Meghalaya, Assam, Tripura, Nagaland. According to the census 2011, there are over 13 lakh 46.5% Khashi speakers and over 9 lakh 31.5% Garo speakers. Issue in inclusion of these two languages has been the lack of their own original scripts. Sir, in April 27 September 2018, the Meghalaya Legislative Assembly adopted a resolution to petition the central government to include the Khashi and Garo language in the 8th schedule of the Constitution. We urge the Union government to take cognizance of the state's demand to include Garo and Khashi in the 8th schedule, sir. Thank you. Shri S. Thrunavukkar Sarji. Could I pronounce correctly? Problem with the name. Please. कोई चूक हुई हो तो जरा don't take that. Yes, please. Sir, thank you, sir. Thank you very much for giving this opportunity to raise a very important issue connected with Tamil Nadu, which is long pending for so many years. Indian Institutes of Science, Education and Research, ISSCRS, are a group of premier public research institutions in India. These institutes were established to provide collegiate education in basic science coupled with research at the undergraduate level. The 7 IISCRs have been established across the country in the states of West Bengal, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Kerala, Andhra Pradesh and Odisha. All IISCRs were declared as institutes of national importance in order to promote them as leading institutions in the country. However, no such institute is set up in Tamil Nadu, and there has been a long-pending demand to set up an science education institute, research institute,